नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं किसी शेयर को बाय करने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, किसी भी शेयर में रैंडम बाइंग नहीं करनी होती है। रैंडम बाइंग बहुत खतरनाक हो सकती है, जिसमें आपका पूरा हार्ट एंड मनी लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम उन बेसिक पॉइंटों को जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जिनका ध्यान रखकर हमको किसी शेयर में जाना होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम उन पॉइंटों को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। आप चाहे तो इनको देख सकते हैं, जिसमें से आपको सेक्टर का सिलेक्शन है, मार्केट कैप है, कंपनी के प्रमोटर हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पीडीएफ स्ट्रेटजी, प्रमोटर की होल्डिंग, बैलेंस शीट, कंपनी के क्लाइंट, कंटीजेंसी लायबिलिटीज, एक कुल 8 पॉइंट हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं 8 पॉइंटों को स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। चलिए नंबर 1 पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सेक्टर का सिलेक्शन। अगर दोस्तों सेक्टर का सिलेक्शन अच्छा होता है, सेक्टर में अगर ग्रोथ है, तो आपके रिटर्न इजीली बन जाते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सेक्टर का सिलेक्शन अच्छा हो। अगर सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ग्रोथ भर भर के होती है। फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर से इंटेंशन है मेरा, जिसमें आपको सेमीकंडक्टर सेक्टर देखने को मिल रहा है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर देखने को मिल रहा है, ड्रोन सेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे सेक्टर मिल जाएंगे जहां पर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आपको सेक्टर का विशेष ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पॉइंट पे चलते हैं अपन, कंपनी का मार्केट कैप। तो दोस्तों, पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि हम किस कंपनी में जा रहे हैं, वो कंपनी का नेचर कैसा है। क्या वो लार्ज कैप है, क्या वो मिड कैप है, क्या वो स्मॉल कैप है। मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप और मिड कैप में जाते हैं तो रिस्क भी उसमें उतनी ही होती है। हाँ, ये सही है कि उसमें अगर चल गई तो रिटर्न भी उतना अच्छा फास्ट मिलते हैं, लेकिन अगर डूब गई तो पैसा हमारा बर्बाद हो सकता है, यानी जीरो भी हो सकता है वो। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हमको, अगर आप बिगनर हो, तो आपको फर्स्ट स्टेज में आपको लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क कंपेरेटिवली कम होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर का, कंपनी के प्रमोटर। तो दोस्तों, आपको पता है कंपनी के प्रमोटर जो होते हैं, उनको सबसे ज्यादा नॉलेज कंपनी के बारे में होती है। तो दोस्तों, आपको कंपनी के जो प्रमोटर हैं, ओनर हैं, उनके बारे में जानना है। उनकी हिस्ट्री को सर्च करना है कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा, पहले उन पे कोई एलिगेशन तो नहीं लगे हैं, कोई फ्रॉड का आरोप तो नहीं है, मैं उनका किस प्रकार का काम करने का तरीका है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हमको उनके बारे में नॉलेज जान लेनी चाहिए। साथ ही उनकी कंपनी में हिस्सेदारी कितनी है, ये सारी बातें जानना होती है। उनकी उस कंपनी में जिस शेयर में हम जा रहे हैं, उसमें उनकी हिस्सेदारी कितने परसेंट है। एटलीस्ट 50% तो होना ही चाहिए। कल को अगर उस कंपनी में कुछ हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उन प्रमोटर को होगा। तो इसीलिए हमको कंपनी की जो प्रमोटर है ना, उनकी हिस्सेदारी को देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो कि है 4 नंबर का, जिसको मैंने नाम दिया पीडीएफ का। पीडीएफ चेक करो। पीडीएफ से इंटेंशन है मेरा, पी फॉर प्रमोटर, जो कि कंपनी का ओनर होते हैं। डी फॉर डीआईएस, यानी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, जो कि हमारे देश के होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जिनके पास बहुत मोटा पैसा होता है। नेक्स्ट आता है एफआईआईस। एफआईआईस दोस्तों, ये हमारे देश के नहीं होते, ये विदेश के होते हैं। इनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर किसी शेयर में इन तीनों की होल्डिंग डिसेंट है, तो आप उस शेयर के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि
कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज इन तीनों व्यक्तियों को होती है। जिस शहर में हम जा रहे हैं उस शहर में अगर पब्लिक की हिस्सेदारी जितनी कम है उतना बेस्ट है। आप बस इतना ही जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारा 5 नंबर का, प्रोमोटर की होल्डिंग प्लेस। तो दोस्तों, होल्डिंग प्लेस से इंटेंशन मेरा है कि कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनके पास हिस्सेदारी तो है, बट वो इतना जानना भी उतना ही जरूरी है कि उनकी जो प्रोमोटर की प्लेजिंग तो नहीं है। प्लेजिंग से मेरा सेंस है गिरवी। हम किसी चीज को गिरवी रखकर बदले में हम पैसा उठाते हैं, उसी प्रकार से प्रमोटर अपने शेयर प्लेस करते हैं और वो लोग फंड इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं तो आपको प्रमोटर की होल्डिंग यानी हिस्सा चेक करने के साथ साथ ये भी चेक करना चाहिए कि कंपनी के शेयर हैं, कंपनी के जो प्रोमोटर के शेयर हैं वो कितने परसेंट गिरवी रखे हैं या रखे भी हुए हैं या नहीं, ये सारा जानना। अगर नहीं रखे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर रखे हैं तो वो कितने परसेंटेज है, परसेंटेज में उसका कितना परसेंटेज है, जो होल्डिंग का कितना परसेंटेज है। अगर ये 5 से लेकर 10% है तो फिर इतनी डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये 10% से और ज्यादा है तो ये हमारे लिए डेंजर हो सकता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ो। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ये जो वाला कंपनी का बैलेंस शीट वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप किसी शहर में जाने का विचार कर रहे हैं और बैलेंस शीट को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बुरी तरह से उसमें फंस सकते हैं, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें ही सारा सब कुछ मेंशन होता है, जिसमें आपको कंपनी की सेल्स कितनी हो रही हैं, कंपनी इसके बाद वो प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है, वो अपना उससे कमाई कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही, उसके पास रिजर्व कितना है, पैसा कितना पड़ा हुआ है, उस पे कर्जा कितना है, और कर्जा भी है तो शॉर्ट टर्म में है या लॉन्ग टर्म है। तो उसका ईपीएस ईपीएस क्या है, ईपीएस इन द सेंस अर्निंग पर शेयर, वो इस सारी चीजों के बारे में हमको जानना होता है। तो ये सारी चीजें इजीली आपको समझ में आएंगी। आप मेरे साथ बने रहें, धीरे धीरे सब चीज समझ में आ जाती है। दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है, प्रैक्टिस से सब लोग सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, वो है कंपनी के क्लाइंट। तो दोस्तों, क्लाइंट से आपको समझ में आया होगा कि दोस्तों कंपनी के क्लाइंट यानी उसके ग्राहक। दोस्तों, आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के जो ग्राहक हैं वो जानने के लिए आप कंपनी की साइट विजिट कर सकते हो। वहाँ कंपनी अपना लेखा जोखा सब कुछ रखती है, जहाँ आपको देखने को मिलेंगे कि उसके ग्राहक कैसे हैं, है भी कि नहीं, और है तो डिसेंट है कि नहीं। अगर कंपनी के ग्राहक अच्छे होंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ग्राहक अच्छे होंगे बदले में ऑर्डर मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे कंपनी की ग्रोथ होगी। तो कंपनी के ग्राहक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो है कि 8 नंबर का, कंटेंजेंसी लाइबिलिटीज। अब कंटेंजेंसी लाइबिलिटीज क्या होती है? कंटेंजेंसी लाइबिलिटीज दोस्तों यानी देनदारी। ये देनदारी होती है। इसका मतलब होता है कंपनी को भविष्य में कुछ देना पड़ सकता है। कुछ का मतलब क्या हुआ? कुछ का मतलब ये हुआ, अगर कंपनी, आप एक एग्जांपल से समझें, अगर कंपनी का पास्ट में कोई केस रहा है और केस चल रहा है, और अगर वो कंपनी केस हार जाती है तो कंपनी को वो फंड देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कंटेंजेंसी लायबिलिटीज। और अगर केस जीत गई तो फिर टेंशन की तो बात ही नहीं है, वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए वो उसकी कोई गारंटी नहीं होता, वो देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी की जो कंटेंजेंसी लायबिलिटीज है, जो फंड है, जो अमाउंट है, वो उसके एसेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एसेट से मतलब क्या है? एसेट यानी कंपनी की पूरी ग्रोथ, पूरी उसकी साइज, वो कंपनी की वैल्यू, उस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर कंपनी पे अगर कंटिजेंसी लाइबिलिटीज 100 करोड़ है, वो कंपनी की पूरी साइज ही 50 करोड़ की है, तो वो कहाँ से पे कर पाएगी? तो यानी कंपनी डूब जाएगी, और कंपनी डूब गई तो उसका शेयर भी क्रैश हो जाएगा, और शेयर क्रैश हुआ तो आप भी बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए आपको कंटिजेंसी लाइबिलिटीज देखना बहुत जरूरी होता है, यह बैलेंस शीट के सबसे नीचे मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बताए गए जो 8 पॉइंट हैं वो आप चाहे तो नोट कर लें, ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं। अगर आप इसी प्रकार से स्टडी कर कर शेयर को बाय करेंगे तो आई होप कभी आप फंस पाए। तो आपको ये पॉइंट